नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में सेबी प्रमुख माधवी बूच के खिलाफ उन्हीं के कार्यालय के लोग धरने पर बैठ गए। कारण भी कुछ अजीब ही था। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एएम गुरु पर। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब एक ही शेयर नंबर के शेयर को अलग अलग लोगों को बेच दिया जाता था। बहुत बड़ी बात है ना। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन उसके बाद हमारे देश में एक पहला म्यूचुअल फंड आया जिस फंड का नाम था 64। जी हाँ, UTI 64। जिस फंड को बहुत बुरी तरीके से बेचा गया, मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग खरीदते थे क्योंकि भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। और उस म्यूचुअल फंड को खरीदते हुए जो प्रॉफिट दिया जाता था वो प्रॉफिट तय करता था मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट कौन? तो UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब ये मैनेजमेंट उसको तय करता था और भारी भरकम मात्रा में फायदा पहुंचा रहा था अपने कस्टमर को, अपने इन्वेस्टर्स को। बाद में उन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई, कुछ इंक्वायरी हुई, लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। दोस्तों, वित्तीय संस्थाओं की साख इस पे डिपेंड होती है कि उसका विश्वास कायम रहे। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में विश्वास टूटने लगता है तो हम भी सोचने लगते हैं कि हम इन्वेस्ट करें या ना करें। दोस्तों, एक बहुत प्यारी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, जो कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। ये म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष बनाने के लिए जब एक व्यक्ति को न्योता भेजा गया, वो व्यक्ति जो कि बहुत ज्येष्ठ IAS अधिकारी थे, वो व्यक्ति जो बहुत सारी संस्थाओं पे काम कर चुके थे, उस व्यक्ति को जब न्योता भेजा गया तो उन्होंने सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काम किया। जी हाँ दोस्तों, इन वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष को जब चुना जाता है तो उनके ऊपर इतिहास में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस तो ना दर्ज हो जाए, इस बात से वो डरते हैं। बात कुछ ऐसी ही थी। UTI के जो अध्यक्ष बनने वाले थे, उनके घर के पास एक स्टेट बैंक था। जिस स्टेट बैंक के मैनेजर ने उनको फोन कर करके कहा कि हमारा IPO लॉन्च होने वाला है, आप कुछ शेयर्स तो खरीद लीजिए। और उन्होंने कुछ शेयर्स खरीद लिए। लेकिन जब नई शताब्दी शुरू हो रही थी, 2001 की बात है, तब उन्हें UTI का अध्यक्ष बनाने के लिए जब न्योता दिया गया, तब उन्होंने ये सर्च किया कहीं मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में तो नहीं फंस रहा हूं। जबकि UTI और सेबी का कोई बहुत पास का रिलेशन नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन है कि SBI ने UTI को बनाने में हाथ भार लगाया था। फिर भी उन्होंने अपने द्वारा लिए गए 50 शेयरों को बेच दिया और एक डिस्क्लेमर भी दिया कि उन्होंने SBI से 50 शेयर खरीदे थे, जिसको उन्होंने बेच दिया UTI के अध्यक्ष के पद को संभालने के पहले। इतनी नैतिकता उस व्यक्ति में भरी थी और उन व्यक्ति का नाम है N दामोदरन। दोस्तों, M दामोदरन, जिन्होंने, आप उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिन्होंने नैतिकता की पराकाष्ठा कर दी, जिन्होंने ये कहा कि मेरे को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं फंसना है, मेरा जितना भी व्यवहार है वो क्लियर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने शेयर बेच दिए और बाकायदा गवर्नमेंट को बताया भी कि मैंने 50 शेयर खरीदे थे। दोस्तों, अब आपको अगली कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको हैरान कर देंगी, और इतना हैरान कर देंगी कि आपको लगेगा कि एक्चुअल में देश में हो क्या रहा है। दोस्तों, हमारे देश की एक संस्था है सेबी, जिसके अध्यक्ष N दामोदरन 2015 में बने थे। N दामोदरन सेबी के अध्यक्ष 2005 में बने थे। ओके, ये सेबी जो है, ये सेबी का काम है कि हमारा जो कैपिटल मार्केट है, इस कैपिटल मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा करना, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना, और ये देखना कि कोई कंपनी या कोई वित्तीय संस्था बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट तो नहीं कर रही है, या कोई कंपनी बहुत स्पीड में ग्रोथ तो नहीं कर रही है। और इस प्रकार का कुछ भी दिखता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी लगाना और उस पर कार्रवाई करना, या कंपनी को लिस्टेड कंपनियों की सूची से हटा देना, या उस वित्तीय संस्था पे एक प्रकार का प्रतिबंध लगा देना कि वित्तीय संस्था फिर से कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट ना कर सके। अब ये सेबी जो है, ये 1999 में बनी और इसका काम था कि हमारे देश में लोगों का पैसा बचा कर रखना, लोगों के पैसे का ख्याल रखना। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हमारे सामने आई हैं, जो घटनाएं हमें हैरान कर देती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी का IPO लॉन्च हुआ। उस कंपनी का ऐसा इरादा था कि लगभग 8 करोड़ रुपए उनको IPO से मिलेंगे। कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? 8 करोड़ रुपए। अच्छा, ये कंपनी कहाँ की थी? ये कंपनी थी गुजरात की। ये कंपनी थी गुजरात की, जिसका ये अंदाजा था कि उसको IPO से 8 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 8 करोड़ रुपए मिलेंगे। अच्छा, ये कंपनी क्या करती थी? तो ये कंपनी मोटे कागजों का बॉक्स बनाती थी, यूं कहें तो खड्डों का बॉक्स बनाती थी। अब आप खुद सोचिए, खड्डों का बॉक्स बनाने के लिए कोई कौशल्य की जरूरत नहीं होती, मतलब लघु उद्योग से भी कम इसका दर्जा हम कहें तो था। लेकिन जब इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया दोस्तों,
इनका टारगेट था कि 8 करोड़ रुपए जमा होंगे, लेकिन जब इनका आईपीओ लॉन्च हुआ तो लगभग 127 पट, जितना उन्होंने सोचा था उससे 127 पट अधिक लोग खरीदार आ गए उनके शेयर्स को खरीदने के लिए, उनके आईपीओ को खरीदने के लिए। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। तो मोर देन 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ उस कंपनी को। अब खुद सोचिए, इतनी छोटी सी कंपनी पहली बार आईपीओ लॉन्च कर रही है, तो इतने बड़ी मात्रा में आईपीओ खरीदने वाले लोग कौन थे, इतने बड़ी मात्रा में बोली लगाने वाले लोग कौन थे जो उन्होंने उसको इतना रेट बढ़ा दिया। उसके कुछ हफ्ते पहले की बात, एक 8 कर्मचारी वाली कंपनी थी, 8 कर्मचारी वाली कंपनी जो बाइक बेचती थी, है ना, 2 चक्के वाली गाड़ियां बेचती थी, है ना, 2 चक्के वाली गाड़ियां बेचने वाली कंपनी, जो लगभग अपने आईपीओ से 12 करोड़ रुपए कलेक्ट करने वाली थी। लेकिन जब इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया तो उन्होंने जितनी उम्मीद की थी उससे 419 पट अधिक उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब यहां पर भी सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या था इन 2 छोटी कंपनियों में जो इनके आईपीओ इतनी बुरी तरह बिके, इतने बेहतरीन तरीके से इन लोगों को मार्केट में फायदा मिला। तब इस समय आती है सेबी की भूमिका। तो सेबी ने कुछ अपने अधिकारियों को भेजा और इंक्वायरी की कि एक्चुअल में इनके साथ क्या हुआ है। तो सेबी की तरफ से इनको क्लीन चिट मिल गई। इसका मतलब क्या कि इनके द्वारा मार्केट में जो शेयर है वो सूचीबद्ध हो जाएंगे और उनकी खरीद और बिक्री चालू हो जाएंगी। मतलब एक्चुअल कालाबाजारी कहां हुई ये किसी को पता नहीं, और सेबी ने भी इंक्वायरी कर ली। अब दोस्तों, एक हमारे देश के महान व्यक्ति हैं जो बहुत जल्दी स्पीड में हमारे देश के अमीरों में अव्वल स्थान पे आ चुके हैं, मतलब टॉप 10 की लिस्ट में वो दूसरे या तीसरे स्थान पे आ चुके हैं, वो भी बहुत कम समय में। दोस्तों, इस व्यक्ति की जो 2014 में इनकम थी वो 450 करोड़ डॉलर थी। 2014 की इनकम, एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है हाल फिलहाल ये, इस बड़ी कंपनी की जो इनकम थी वो 450 करोड़ डॉलर थी 2014 में, और 6 साल के बाद बढ़कर हो जाती है 1100 करोड़ डॉलर रुपए। और ये सब सेबी के नजरों के सामने हो रहा है। तो क्या सेबी ने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी की है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, 2021 में मतलब 1 साल बाद इस कंपनी की टोटल नेटवर्थ हो जाती है 7600 करोड़ डॉलर्स। कितनी हो जाती है? रिपीट कर रहा हूं मैं, 7600 करोड़ डॉलर्स। और दोस्तों, इतना ही नहीं, तो अगले ही साल इस कंपनी की नेटवर्थ है 15000 करोड़ डॉलर। आप खुद सोचिए, कोई कंपनी इतने स्पीड में ग्रो कर रही है, फिर भी हमारे देश की वो संस्था सेबी, जिसकी नजरों में ये कंपनी क्यों नहीं आ रही है और इस कंपनी की इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। कौन मदद कर रहा है इन कंपनियों को आगे लाने के लिए? कौन है जो इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? कौन है जो इन कंपनियों के शेयरों को आसमान पे पहुंचा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और इसकी इंक्वायरी करने का काम है हमारे सेबी का, और सेबी के अध्यक्ष माधवी बूच जी को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों, अभी हाल ही में जो एक अमेरिकन संस्था है जो हिंडनबर्ग, उन्होंने ये कहा था कि माधवी बूच जी का ऐसे कंपनी में शेयर खरीदा हुआ है जो कंपनी अदानी पावर लिमिटेड से कनेक्टेड है। तो यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सेबी उस कंपनी को सपोर्ट कर रही है जो कंपनी इतने स्पीड में आगे बढ़ रही है और जिस पे ऐसे आरोप लगते हैं कि उन्होंने बहुत बार सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है? तो क्या उस कंपनी को कौन सपोर्ट कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल आज लोगों के मन में है और ये सवाल होना भी चाहिए। आप कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी कंपनी जो इतने स्पीड में ग्रो कर रही है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, हमारे देश की वित्तीय हालत खराब होने के पीछे जो रीजंस आने वाले हैं, समय में हमें देखने मिलने वाले हैं, उनमें कुछ रीजंस ये भी होंगे जो हमारी वित्तीय संस्था है वो अपने काम को बखूबी नहीं निभा रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।